हेलो स्टूडेंट्स, 21 मई का करंट अफेयर्स हम आज डिस्कस करेंगे और 21 मई का जो करंट अफेयर्स होगा उसमें 20 मई तक की खबरें मैंने ली है और उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिए हैं। तो देखते हैं इसको। सबसे पहले जो क्वेश्चन मैंने लिया है वो लिया है आपका कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को जम्मू एंड कश्मीर बैंक का प्रबंध निदेशक बनाया गया है। प्रबंध निदेशक दैट मीन्स एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। तो यहाँ पे क्या है, इसमें एक सीएमडी का पद होता था पहले, और सीएमडी का पद जो है इन्होंने अलग कर दिया, यानी चेयरमैन अलग होगा और एमडी अलग होगा। तो इसके चेयरमैन तो आर के चिब्बर हैं जो पहले भी थे, लेकिन जो एमडी बनाए गए हैं उन एमडी जो बनाया गया है उनका नाम रखे जुबेर इकबाल। तो जुबेर इकबाल को जम्मू एंड कश्मीर बैंक का नया एमडी बनाया गया है। ये जो जम्मू एंड कश्मीर बैंक है ये शेड्यूल्ड बैंक है और 1939 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। इसका हेड ऑफिस जो है वो श्रीनगर में है, श्रीनगर। और इसके बारे में एक और चीज, जो इसकी टैगलाइन कभी पूछी जा सकती है आपसे, तो सर्विंग टू एम्पावर जो है इसकी टैगलाइन है। तो जम्मू कश्मीर के बारे में ये स्पेसिफिक न्यूज़ या ये कह सकते हैं बैंक के विद्यार्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो बैंक के स्टूडेंट मुझे सुन रहे हैं, तो जम्मू कश्मीर बैंक का एमडी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। साथ ही अगर कोई एसएससी या रेलवे के विद्यार्थी सुन रहे हैं तो उनके लिए खबर है कि जम्मू एंड कश्मीर में अभी हाल ही में आपको पता होगा कि हमारा राज्य से ये सेंट्रल टेरिटरी हो गया था, और इस सेंट्रल टेरिटरी में जो वहाँ के गवर्नर बने हैं, यानी कि जो वहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्यपाल बनाए गए हैं, उनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू, GC मुर्मू। तो ये आपको पूछा जा सकता है क्योंकि पहले हैं। दूसरी चीज़, यहाँ के जो हाई कोर्ट है वहाँ पर एक नाम था रजनीश ओसवाल। ये रजनीश ओसवाल क्या है, वहाँ की हाई कोर्ट में शपथ लेने वाले पहले जज ऐसे हैं जिन्होंने भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग शपथ ली है। हालांकि वहाँ का जो हाई कोर्ट है उसकी चीफ जस्टिस तो गीता मित्तल हैं, गीता मित्तल, लेकिन रजनीश ओसवाल ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने शपथ ली थी अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आफ्टर द सेंट्रल टेरिटरी ऑफ इंडिया। मतलब ये सेंट्रल टेरिटरी जब बना था उसके बाद में पहले ऐसे व्यक्ति थे वो। तो ये जम्मू कश्मीर से रिलेटेड कुछ खबरें मैंने आपको बताई। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राजीव गांधी किसान न्याय योजना निम्न में से किस राज्य के द्वारा लॉन्च की गई है। तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना जो है वो छत्तीसगढ़ के द्वारा लॉन्च की गई है और इसमें किसानों से रिलेटेड वर्क किए जाएंगे। और ये जो न्याय योजना है ये कांग्रेस की थीम पर है। आपको पता होगा कि कांग्रेस में 2019 के चुनाव में जाने से पहले एक NYAY न्याय योजना की शुरुआत उन्होंने की थी, और ये न्याय योजना उन्होंने बोला था कि अगर वो सत्ता में आएंगे तो देंगे। और इसी न्याय योजना का नाम है न्यूनतम आय योजना। तो न्यूनतम आय योजना का मतलब था इनका कि हर एक व्यक्ति को एक निश्चित आय वो देंगे हमेशा, और उसमें उन्होंने बोला था कि 6,000 रुपये पर महीना, यानी 12 महीने में 72,000 रुपये देंगे। तो ये उनका प्लान था। करीब इसमें 25 करोड़ लोगों को 25 करोड़ 25 करोड़ लोगों को जो है इतना देने का इन्होंने वचन दिया था, लेकिन कांग्रेस सत्ता में नहीं आई थी। तो ये छत्तीसगढ़ ने इसी बेसिस पर जो है ये राजीव गांधी न्याय योजना की शुरुआत की है। ठीक है दोस्तों, चलिए। और छत्तीसगढ़ से रिलेटेड अगर एक दो फैक्ट की और अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ के जो सीएम है उनका नाम है भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ के जो सीएम है उनका नाम है भूपेश बघेल। और वहाँ की अगर हम गवर्नर की बात करें तो अनुसुईया उइके जो है वहाँ पर गवर्नर है, राज्यपाल है, और रायपुर यहाँ की कैपिटल है। तो ये छत्तीसगढ़ से रिलेटेड काफ़ी सारी बातें। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस राज्य के द्वारा चरण पादुका, यहाँ पर ये थोड़ा सही नहीं लिखा है, चरण पादुका कैंपेन की शुरुआत प्रवासी मजदूरों के लिए की गई है। तो चरण पादुका कैंपेन क्या है, जितने भी माइग्रेंट लेबरर्स MP में आ रहे हैं या वहाँ से गुजर रहे हैं, तो कई जगह ऐसा देखा गया है कि उनके पैरों में चप्पल जूते वगैरह कुछ नहीं है, तो उनको ये चप्पल और जूते देने की शुरुआत वहाँ की गई है। कई सारे वहाँ पुलिस थानों के द्वारा ये शुरुआत स्पेसिफिकली की गई है। तो वहाँ पे एक राऊ जो पुलिस स्टेशन है, राऊ पुलिस स्टेशन से इसकी शुरुआत की गई थी, इंदौर में है, और ये अब काफ़ी वाइड स्प्रेड हो गया है। तो MP जो है वहाँ पर ये शुरुआत की गई है। MP के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, आपको पता होगा कि चौथी बार मुख्यमंत्री बने हैं शिवराज सिंह चौहान। दूसरा, वहाँ जो राज्यपाल हैं वो लालजी टंडन है। और तीसरा, MP अभी बहुत कारण से चर्चा में था। एक तो उन्होंने लॉन्च किया था FIR आपके द्वार, तो एक ये तो उन्होंने किया ही था।
इसके अलावा उन्होंने एक जीवन अमृत योजना भी चालू की थी। तो जीवन अमृत योजना का क्या उद्देश्य था? जीवन अमृत योजना का उद्देश्य था कि किस तरीके से लोगों की इम्यूनिटी बढ़ाई जाए। साथ ही साथ उन्होंने, जो लोग मास्क बना रहे हैं, तो 11 रुपए में मास्कों को खरीदने के लिए एक जीवन शक्ति योजना की शुरुआत की थी। तो जीवन शक्ति और जीवन अमृत दोनों योजनाएं जो है एमपी सरकार के द्वारा शुरू की गई है। जीवन शक्ति योजना, जो मास्क जो बनाए जा रहे हैं उसको 11 रुपए में लेंगी सरकार, और जीवन अमृत योजना जो है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ये चालू की गई थी। तो चरण पादुका अभियान। एक और चीज़ एमपी के बारे में है कि एमपी जो है टाइगर स्टेट है, आपको पता होगा। जिस राज्य में सबसे ज़्यादा टाइगर होते हैं उसको टाइगर स्टेट का दर्जा देते हैं। तो एमपी में 526 टाइगर स्टेट है, जबकि 524 जो है कर्नाटक में। इस वजह से एमपी टाइगर स्टेट है। आपको पता होगा एमपी में 7 टाइगर रिजर्व हैं। तो ये कभी कभी पूछा जा सकता है, जैसे वहाँ के जो टाइगर रिजर्व हैं वो 6 थे पहले, एक राता पानी करके नया बनाया गया। राता पानी एक टाइगर रिजर्व है जो अभी हाल ही में बनाया गया। इसके अलावा जो वहाँ पर थे वो थे पेंच, सतपुड़ा, संजय गांधी, संजय डुबरी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मैंने बताए। वैसे तो वहाँ पर बांधवगढ़ जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, बांधवगढ़, और एक कान्हा भी है। तो ये कान्हा, बांधवगढ़, संजय, सतपुड़ा, पेंच, रातापानी, ये बहुत सारे वहाँ पर टाइगर रिजर्व हैं। चलिए आगे बात करते हैं। विच हु इज द ऑथर ऑफ बुक टाइटल्ड वुहान डायरीज डिस्पैचेस फ्रॉम द क्वारंटाइन्ड सिटी? कौन जो है वुहान डिस्पैच फ्रॉम द क्वारंटाइन सिटी के डायरीज, एक्चुअली ये वुहान डायरीज होना चाहिए था यहाँ पे, डायरीज, वुहान डायरीज डिस्पैचेस फ्रॉम द क्वारंटाइन सिटी। तो इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं फेंग फेंग, ये जो है इनके लेखक हैं। अब यहाँ पर क्या चीज़ है, इसको देखिएगा कि वुहान जो है वो एक सेंटर था, कोरोना जो वायरस है वहीं का एक वेट मार्केट है, और वेट मार्केट से ही वहाँ पर निकला है ऐसा माना जा रहा है। चमगादड़ के थ्रू ये आया है और इसी पर सारा झगड़ा हो रहा है। अभी WHO में भी इसी के ऊपर मीटिंग हो रही है, और ये किया जा रहा है कि किस तरीके से चाइना में जो ये वायरस आया है उसकी जांच की जाए। तो उसी से रिलेटेड काफ़ी सारी ये की जा रही है। अगर आप मैप में दिखाऊं चाइना का, तो देखिए यहाँ पर जो है आपको दिख रहा होगा वुहान जो है, ये वुहान है, ये हुबेई है, ये वुहान है। तो ये देखिए सेंटर ऑफ द चाइना में ये कोविड-19 वायरस का अटैक हुआ था, पहली चीज़। दूसरी चीज़, चाइना ने बताया कि हमारे यहाँ पे 85,000 ही मरीज हुए हैं और 4-5 हज़ार ही डेथ हुई है। तो वो बहुत गलत है मुझे लगता है, क्योंकि यहाँ पे मिड ऑफ द चाइना अगर ये हुआ और करोड़ों की पॉपुलेशन है यहाँ पर, और आसपास के जो ये हैनान है और भी कई सारे यहाँ पर, जैसे ग्वांगझाओ है, ये एक बड़ी सिटी है। तो ये कई सारे सिटीज़ हैं जिनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और शंघाई भी देखिए यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, ये शंघाई है। तो ये कहना कि चाइना में इतने कम मरीज़ हैं, ये मुझे लगता है कि गलत वो कह रहे हैं। तो इसकी जांच ज़रूर होनी चाहिए। ये इंडिया है, ये नेपाल है, आपको पता होगा, और ये तिब्बत है। तो तिब्बत एक ऑटोनोमस रीजन ये बोलता है। इस ऑटोनोमस रीजन से मुझे याद आया कि देखिए ये जो वाइट वाला आपको दिख रहा है, एक्चुअली ताइवान है, और इसी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आजकल चल रही है। ताइवान की राजधानी वैसे ताइपे है। इसका क्या देखिए 1948 में ये ताइवान जो है एक्चुअली वर्ल्ड वॉर के टाइम पर जापान के पास में था। जब जापान वर्ल्ड वॉर सेकंड हार जाता है तो ये ताइवान जो है चाइना को मिल जाता है। लेकिन वर्ल्ड वॉर सेकंड जैसे ही खत्म होता है, चाइना में गृह युद्ध छिड़ जाता है। गृह युद्ध किसके बीच छिड़ता है? एक तो वहाँ पर पार्टी थी कुमिंगतोंग, तो एक पार्टी का नाम है कुमिंगतोंग, और एक वहाँ पर जो है कम्युनिस्ट पार्टी थी। तो इन दोनों के बीच में गृह युद्ध छिड़ जाता है सत्ता को लेकर। तो कम्युनिस्ट पार्टी एक्चुअली वहाँ पर जीत लेती है, और उन्होंने ही फिर चाइना को पब्लिक PRC बनाया, यानी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। और ये कुमिंतांग पार्टी वाले जो थे, ये जो है यहाँ पूरे चाइना के मेनलैंड से शिफ्ट हो गए कहाँ पर? ताइवान में। और ताइवान में जो शिफ्ट हुए तो उनके नेता उस समय थे चांग काई शेक। तो ये चांग काई शेक जो है, ये नाम के व्यक्ति थे। 1975 तक इन्होंने यहाँ शासन किया था। तो इन्होंने ताइपे में पूरी गवर्नमेंट शिफ्ट कर ली थी, सब कुछ, मिलिट्री वगैरह सब कुछ यहाँ शिफ्ट कर ली थी चाइना के मेनलैंड से। और चाइना का पूरा मेनलैंड जो है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से जाना गया बाद में, और कम्युनिस्ट पार्टी का शासन हुआ। तो वहाँ पर एक सिंगल पार्टी का शासन है, जबकि ताइवान में लोकतंत्र है। लेकिन अभी चाइना मानता नहीं है, वो ये मानता है कि ताइवान जो है उन्हीं का रीजन है, लेकिन ऑटोनोमस रीजन है। और ये जो PRC है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, उसके संस्थापक जो है माओ त्से तुंग थे। इनके दो नाम एक्चुअली, कभी आप कंफ्यूज हो जाए तो मैं बता दूं, माओ त्से तुंग भी इनका नाम है, और एक नाम है माओ जेडोंग। तो माओ जेडोंग की बात करें या माओ त्से तुंग की बात करें, ये दोनों ही एक ही व्यक्ति के नाम हैं।
और भारत के जो नक्सली हैं वो इनसे ही, जो माओवादी आप बोलते हैं, तो माओवादी जो है इन्हीं विचारधारा से प्रभावित है भारत में। तो ये चाइना में यही प्रॉब्लम चल रहा है। चाइना बोलता है कि हमारी वन नेशन पॉलिसी एक्सेप्ट करिए। वन नेशन पॉलिसी, वन नेशन पॉलिसी का मतलब वो ये बोलते हैं कि ये जो पूरा चाइना है ना, ये पूरा चाइना एक ही है, आप मानिए। कोई भी ताइवान में अपनी एम्बेसी नहीं सेट कर सकता, चाइना से ही संपर्क करेंगे। और जो संयुक्त राष्ट्र में प्रतिनिधित्व है वो भी चाइना का है, जबकि पहले ताइवान का था। तो ये सारी चीज़ें पॉलिसी चाइना करता है, और इसी के लिए अभी जो WHO का भी आप कनेक्ट कर सकते हैं इससे, WHO में जो मीटिंग हो रही है उसमें ताइवान को सदस्य बनाने की बात हो रही है, ऑब्जर्वर का दर्जा देने की बात हो रही है। अगर ताइवान को ऑब्जर्वर का दर्जा मिल जाता है, इसका मतलब वो एक अलग देश है, और वो देश चाइना मानता नहीं है, इसलिए वो दबाव बना रहा है, जबकि WHO भी चाइना पर दबाव बना रहा है। तो ये बहुत सारी चीज़ें अभी चल रही है, और इसी के लिए भारत को प्रेशराइज करने के लिए, आपको पता होगा यहाँ अक्साई चीन ये जो हिस्सा है, यहाँ पर नेपाल के थ्रू भी, यहाँ पर ये शिमला में, यहाँ पर जो सिक्किम है, यहाँ पर ये बॉर्डर इश्यूज जो है चाइना रेज कर रहा है। साथ ही साथ एक मैंने आपको बताया था कि ये जो POK है, ये जो POK है, यहाँ पे बाशा डाइमर करके एक डैम जो है वो बनाने के लिए चाइना और पाकिस्तान में टाई अप हुआ है। तो ये बहुत सारी चीज़ें चाइना कर रहा है इंडिया को इरिटेट करने के लिए, लेकिन देखिए अब क्या होता है आगे, WHO का डिसीजन क्या रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा खेल कोरोना वायरस अटैक के बाद में शुरू होने वाला पहला खेल बन गया है। तो ये बुंडेसलीगा जो है, जर्मनी का एक प्रीमियर लीग टाइप का फुटबॉल खेल है। तो ये जर्मनी का है, और यहाँ पर एक प्रीमियर लीग टाइप होता है। तो ये सबसे पहला खेल है, और ये फुटबॉल से संबंधित है, जर्मनी से रिलेटेड है। तो ये यहाँ पर चल गया है, ठीक है ना। जर्मनी में आपको पता होगा, इनका नाम आपने कई बार सुना होगा, एंगेला मर्केल जो है, ये वहाँ की चांसलर है। वहाँ चांसलर का पद सबसे बड़ा होता है, और एंगेला मर्केल को जो फॉर्ब्स मैगजीन है वो सबसे पावरफुल महिलाओं में गिनती उनकी कई बार कर चुका है। और यहाँ जर्मनी से रिलेटेड अगर आप बात करें, तो जर्मनी में कई सारी स्पेसिफिक जो है कार की कंपनीज़ हैं, फॉक्सवैगन वगैरह, बहुत सारी कंपनियाँ जो है वहीं की है, BMW वगैरह। और इसके अलावा यहाँ की जो जर्मनी है, यहाँ की राजधानी है बर्लिन, और यहाँ की कैपिटल है यूरो। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है आपको पता होनी चाहिए। जर्मनी एक बड़ा पावरफुल और देश है, तो उसके बारे में हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहली बार किस बैंक ने वीडियो के जरिए KYC लेने की शुरुआत की है। तो इसमें क्या होगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आप जो है ऑनलाइन KYC कर सकते हैं, और उसमें अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो ये किसने शुरुआत की है। तो आज 2-3 क्वेश्चन मैंने बैंक वालों के लिए लिए हैं, स्पेसिफिकली धाकड़ कॉन्सेप्ट को बैंक वालों से बड़ा प्रेम है। तो ये कोटक महिंद्रा बैंक है, और कोटक महिंद्रा ने जो है ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए KYC की शुरुआत की है। तो दो चीज़ें हैं यहाँ पर, एक तो कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में अगर आप जानना चाहें, तो कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना 2003 में हुई थी, और मुंबई में इस कोटक महिंद्रा बैंक का हेडक्वार्टर है। कोटक महिंद्रा बैंक के जो CMD हैं वो उदय कोटक हैं, और कोटक महिंद्रा बैंक की जो टैगलाइन है वो है लेट्स मेक मनी सिंपल। लेट्स मेक मनी सिंपल, ये जो है कोटक महिंद्रा बैंक की टैगलाइन है। अगर हम बात करें KYC के बारे में, तो KYC क्या है, KYC है नो योर कस्टमर। तो ये भी एक फुल फॉर्म है इसका, नो योर कस्टमर। नो योर कस्टमर बैंकिंग सेक्टर में क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति का अकाउंट खोलें उस समय उसके बारे में उसका ID प्रूफ और एड्रेस प्रूफ से संतुष्ट हो जाएं। और ये केवल इतना ही नहीं है, ध्यान रखिएगा, ID एड्रेस के बाद में भी आपने कभी खाता खुलाया होगा तो आपको पता होगा आपके घर पे एक थैंक्स लेटर आता है, यानी उसका वेरिफिकेशन भी करना है। वो थैंक्स लेटर में लिखा रहता है कि आपने हमारे यहाँ खाता खुलाया है तो धन्यवाद उसके लिए, तो वो एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए होता है। साथ ही साथ जो भी खाता खुला है उसको आपको रिस्क कैटेगराइजेशन भी करना होता है, हाई, मीडियम, लो, 3 तरह के रिस्क बैंक कैटेगराइज करता है कस्टमर के अकॉर्डिंग। जो हाई रिस्क वाले होते हैं उनको हर 2 साल में अपना खाते का KYC जमा कराना होता है। जो मीडियम रिस्क वाले होते हैं उनको 8 साल में, और जो लो रिस्क वाले होते हैं उनको 10 साल में अपने खाते का KYC जो है वो अपडेट कराना होता है। तो ये KYC और इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई। नेक्स्ट बात करते हैं, तो रक्षा क्षेत्र में FDI की वर्तमान सीमा क्या है। तो रक्षा क्षेत्र में FDI की वर्तमान सीमा भी बढ़ा दी है, पहले 49% थी, अब जो है 74% कर दी। तो डिफेंस में हम क्या चाहते हैं कि भारत में FDI आए, और हम जो जितना माल, जितना रक्षा साजो सामान बाहर से खरीदते हैं उसकी बजाय हम इंडिया में ही कंपनी आके यहीं पर बनाना हम शुरू कर दें। तो ये अभी निर्मला सीतारमण ने जो ये सारा किया था, उसके बाद 20 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया था उसी में इन्होंने अनाउंस किया था। आपको पता होगा भारत में FDI बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि भारत से अभी एक तो बहुत FDI जा रहा है। अभी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें करीब $16 बिलियन भारत से निवेश वापस चला गया है इस कोविड-19 की प्रॉब्लम के कारण। और FDI अगर हमें ज़्यादा लेके आना है तो FDI से रिलेटेड नॉर्म्स को ईजी करना पड़ेगा। जैसे
सार्वजनिक बैंकों में जो पब्लिक बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक है, वहाँ पर हमने केवल 20% जो है FDI अलाउ किया है, जबकि प्राइवेट बैंक जो है वहाँ पर हमने 74% FDI अलाउ किया हुआ है। इसके अलावा अगर हम दूसरे सेक्टर्स की बात करें, जैसे इंश्योरेंस की बात करें, तो इंश्योरेंस में जो आपका FDI है वो 49% है। टेलीकॉम की अगर बात करें तो टेलीकॉम में 100% है। सिविल एविएशन की अगर बात करें तो सिविल एविएशन में भी 49% है। तो ये सारे जो सेक्टर हैं यहाँ पर आपका अलग अलग लिमिट हमने बना रखी है, और इस अलग अलग लिमिट के कारण ही हमारे यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं स्पेसिफिक जिनको हमें सुधारना होगा। दूसरा, जो हमारे यहाँ पर FDI आता है उसमें अभी हाल ही में चेंज हुआ था कि मॉरिशस से सबसे ज़्यादा FDI आता है, लेकिन लास्ट टाइम जो है सिंगापुर जो है सबसे टॉप पर हो गया है FDI के मामले में। तो ये कई सारी चीज़ें जो है FDI से रिलेटेड मैंने आपको बताई। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI का पूरा नाम क्या है? FDI, तो इसको हम बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है ये 2 रूट के थ्रू आता है वैसे। एक को हम बोलते हैं ऑटोमेटिक रूट, और एक को बोलते हैं गवर्नमेंट रूट। ऑटोमेटिक रूट का मतलब होता है कि आपको कोई भी निवेश लाने से पहले सरकार या RBI की परमिशन नहीं लेना पड़ेगी, तो इसको स्वचालित रूट बोलते हैं। और गवर्नमेंट रूट के जरिए आपको ये सारी परमिशन वगैरह पूरा करनी होती है। जो सेंसिटिव सेक्टर्स होते हैं, सेंसिटिव इंडस्ट्रीज होती है, उनमें FDI लाने के लिए गवर्नमेंट रूट का सहारा लिया जाता है, जबकि ऑटोमेटिक रूट का सहारा जो है वो लिया जाता है जहाँ पर नॉर्म्स वगैरह उतने इनको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लाना है और नॉर्म्स वगैरह इतने टाइट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। Z.com कंपनी का जो ऑनलाइन मार्केट प्लेस है हाल ही में बंद करने की घोषणा की गई। किस कंपनी का ऑनलाइन मार्केट प्लेस है? तो ये वॉलमार्ट का है। वॉलमार्ट आपको पता होगा USA की रिटेल चेन है बहुत बड़ी, और वॉलमार्ट जो है इंडिया में भी एयरटेल के साथ में कॉम्बिनेशन बना के भारत में रिटेल सेक्टर में आना था, तो नहीं आ पाई वो। तो वॉलमार्ट ने क्या सोचा था कि अमेजोन के बराबर एक हम पैरेलल कंपनी खड़ी करते हैं, और 2016 में इन्होंने Z.com को खरीदा था। लेकिन Z.com को $3 बिलियन में खरीदा था, लेकिन इसको लास्ट ईयर ही जो है $2 बिलियन का नुकसान हुआ था। इसके बाद इन्होंने इस क्वार्टर में भी लॉस हुआ था। कोविड-19 के प्रॉब्लम के कारण जितने भी ऑनलाइन ई-कॉमर्स कंपनियां उनका मार्केट बंद है, इसलिए इन्होंने वॉलमार्ट ने इसको बंद करने की घोषणा की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसे विश्व स्वास्थ्य बैंक का स्वास्थ्य संगठन का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया? तो ये भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है कि इसका जो बनाया गया है वो डॉक्टर हर्षवर्धन जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं उनको ही बनाया गया। तो देखिए WHO क्या है? WHO के बारे में मैं कई बार बता चुका हूँ, फिर बताता हूँ। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल को हुई थी 1948 को। तो 7 अप्रैल को ही आपका विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा में है। 194 इसके मेंबर है, 194 इसके मेंबर है। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेड ऑफिस है, और इसके जो अध्यक्ष हैं अभी वो हैं टेड्रोस अधेनोम, इथोपिया के व्यक्ति हैं। तो ये है, ये सारी चीज़ें तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आप बार बार रिपीट करेंगे तो याद हो जाएगा। WHO 7 अप्रैल 1948, जेनेवा स्विट्जरलैंड, 194 मेंबर, टेड्रोस अधेनोम इथोपिया के इसके हेड है। लेकिन ये जो WHO है, इस WHO में 3 चीज़ें हैं। एक तो ये डायरेक्टर जनरल है जो मैंने आपको बताया, अध्यक्ष या डायरेक्टर जनरल बोलिए, महानिदेशक एक्चुअली बोलते हैं इनको। तो एक तो ये है, एक इसमें है एग्जीक्यूटिव काउंसिल या एग्जीक्यूटिव बोर्ड है। दूसरा इसमें क्या है कि एक हेल्थ असेंबली है। तो ये 3 चीज़ें जो है ये इसमें है, और ये हेल्थ असेंबली की मीटिंग हर 2 साल में एक बार होती है। तो अभी भी हेल्थ असेंबली की मीटिंग जो है वो हो रही थी, और आपको पता होगा इसी में चाइना के खिलाफ ये प्रस्ताव लाया गया था कि वहाँ पर जो है जांच की जाए। तो इंडिया ने भी समर्थन किया था इसका, और ऑस्ट्रेलिया इसमें बहुत ही डेयरिंग करके प्रपोजल लाया था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और जितने भी दूसरे लोग ये ट्राई कर रहे थे कि प्रपोजल लाया जाए, उनको चाइना ने बहुत बड़ी धमकी दी, क्योंकि चाइना का ट्रेड इनके साथ बहुत सारा होता है। ऑस्ट्रेलिया का तो स्पेसिफिक ट्रेड सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर नहीं चाइना है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया पीछे नहीं हटा और ऑस्ट्रेलिया प्रपोजल लेके आया। इंडिया ने तो बहुत बाद में समर्थन किया है, लेकिन अब अच्छी बात ये हो गई है कि ये हेल्थ असेंबली जो है उसके द्वारा इस एग्जीक्यूटिव बोर्ड के मेंबरों की नियुक्ति होती है। 34 मेंबर इसमें बनते हैं, उसमें से एक अध्यक्ष होता है, और इसका अध्यक्ष जो है इस बार भारत को बनाया गया है। तो जापान के थे पहले, ये नाम मैंने लिखा हिरोकी नाकातानी, ये जो थे पहले थे जापान के, अब इनको हर्षवर्धन जी को बना दिया गया है। दूसरा टेड्रोस अधेनोम जो मैंने लिखा है, ये तो WHO के अभी निदेशक हैं ही। रॉबर्ट एजेवेटो का भी नाम अभी चल रहा था, जो WTO के निदेशक थे, वहां से इन्होंने इस्तीफा दिया है। तो ये सारी चीजें इसके बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं, न्यू सुपर अर्थ हैज बीन डिस्कवर्ड रिसेंटली इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट इन साइज एंड ऑर्बिट। यानी किस सुपर अर्थ को भी खोजा गया है जिसकी साइज और ऑर्बिट जो है हमारी पृथ्वी के बराबर है। तो ये जो सुपर अर्थ खोज किया गया है वो है आपका वो जो है, ओके सॉरी मैंने यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया है, ये एक्चुअली अर्थ के बराबर है। अर्थ जो है, इसीलिए इसको सुपर अर्थ बोला जा रहा है। मैंने एक्चुअली ये क्वेश्चन जनरल इसलिए लिया था कि आपको मैं थोड़ा बता पाऊँ।
ये इससे रिलेटेड है, देखिएगा अभी। देखिएगा, ये हमारा सोलर सिस्टम है, और सोलर सिस्टम जो है वो किस तरीके से काम में कर रहा है कि ये सोलर सिस्टम, ये तो सन है, ये आपको दिख रहा होगा कि यही सन हो सकता है। एक मिनट, ये सन है, और सबसे जो पास में ग्रह है वो है मर्क्यूरी, फिर देन विनस, देन आपका अर्थ, और ये आपका मार्स है, और ये आपका कूपर बेल्ट, ये आपका जो है एस्ट्रॉयड बेल्ट है जहाँ पे बहुत सारे एस्ट्रॉयड घूमते रहते हैं। तो ये मार्स और इसके बीच में, जुपिटर के बीच में ये सैटर्न है, सब कुछ है। तो ये इनर ऑर्बिट कहलाती है, और ये आउटर है, आउटर स्पेस है। और इसके बाहर जो, जहाँ पे सूरज का प्रकाश नहीं जाता है, तो इसके बाहर जहाँ पर सूरज का प्रकाश नहीं जाता है उसी को हम बोलते हैं एक्सोप्लैनेट। क्या बोलते हैं? एक्सोप्लैनेट। और इस एक्सोप्लैनेट में ही सुपर अर्थ को खोजा गया है। इसको एक्स्ट्रा सोलर भी बोलते हैं, एक्स्ट्रा सोलर। तो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर जो है इसको खोजा गया है। दूसरा, इसको खोजने के लिए एक मेथड यूज करते हैं, वो आप ध्यान रखिएगा, ग्रेविटेशनल माइक्रो लेंसिंग टेक्निक, माइक्रो लेंसिंग टेक्निक। तो ये टेक्निक के द्वारा इन अर्थ इसकी जो है खोज की गई है। तो ये था आज का हमारा जीके। आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा सेशन को। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच।